हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी यूनिवर्स। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट या राज्य की विधायिका के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट या राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसे देख लें। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपने संविधान का भाग 6, जिसमें दिया गया है राज्य की विधायिका या लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल 168 हमें बताता है कि लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ द स्टेट या राज्य के विधानमंडल के बारे में। इसी में बताया गया है कि दोस्तों कि राज्य के विधानमंडल में गवर्नर होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इन तीनों से ही मिलकर दोस्तों विधानमंडल बनता है। और अगर हिंदी में हम बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर किसी भी राज्य का विधानमंडल बनता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है वो हमारे भारत के यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 169 या अनुच्छेद 169, जिसमें बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक एंड ब्रेक बाय पार्लियामेंट, या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं केवल संसद के द्वारा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 170, जिसमें बताया गया है राज्य की विधानसभा की संरचना के बारे में या कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन या विधानमंडल का नियमन सदन है, जैसे कि हमारी संसद में लोकसभा होती है। दोस्तों, प्रोरोगेट या इसे भंग किया जा सकता है एज लोकसभा, यानी कि जो हमारी विधानसभा होगी उसको लोकसभा की तरह भंग किया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स मिनिमम मेंबर 60 एंड मैक्सिमम 500 होते हैं, या इसके सदस्यों की संख्या दोस्तों कम से कम 60 या 60 और अधिक से अधिक 500 होती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया है दोस्तों कि इसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, या सदस्यों का चुनाव सीधा जनता के द्वारा होता है। और दोस्तों, विशेष राज्य होने के कारण यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा कि सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। और इसी के साथ दोस्तों एक एंग्लो इंडियन इसमें मनोनीत किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। और दोस्तों, सिक्किम में ही जो एंग्लो इंडियन होता है वो एंग्लो इंडियन न होकर बुद्धिस्ट की नियुक्ति की जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक इनके सदस्यों की संख्या को फिक्स कर दिया गया है। आर्टिकल 171 में दोस्तों बताया गया है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की संरचना के बारे में। दोस्तों, इसे उच्च सदन माना गया है और उच्च सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमारे संसद में राज्यसभा को उच्च सदन माना गया है। इसी तरह दोस्तों हमारे राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद को बड़ा सदन या उच्च सदन माना गया है। दोस्तों, इसमें मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 40 होते हैं और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों का 1/3 या 1/3 हो सकते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मिनिमम मेंबर शुड बी 40 बट मैक्सिमम कैन बी 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी के साथ साथ दोस्तों जो इसके सदस्य होते हैं उनकी आयु या मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों की होती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की तरह न्यूनतम आयु इनके सदस्यों की 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 172, जिसमें बताया गया है टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन या विधानमंडल के कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, इसका कार्यकाल होता है जब नई साल की पहले सत्र की शुरुआत होती है, उससे लेकर अगले 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है, या हम कह सकते हैं 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी के दौरान इसे सीधे 1 वर्ष तक न बढ़ाकर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 173 या अनुच्छेद 173, जिसमें बताया गया है एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन या विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में। और हम फ्रेंड्स पहले ही बात कर चुके हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या विधानसभा होगी उसके सदस्यों की संख्या 25 ईयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद जो होगी
उसके सदस्यों की जो आयु होगी वो 30 ईयर्स होनी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यह भी जानते हैं कि जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा होती है उसी तरह ये प्रणाली काम कर रही है या ये सिस्टम काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 178 जिसमें बताया गया है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से होता है जो विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधानसभा के सदस्य ही अपने सभी सदस्यों में से विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसके बाद ही फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 179 जिसमें बताया गया है कि बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विल सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू ईच अदर, या दोनों ही जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं अगर उसमें से किसी को भी रेजिग्नेशन देना हो या रिजाइन करना हो तो वे आपस में एक दूसरे को ही रिजाइन देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 180 जिसमें बताया गया है इन अब्सेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द डेप्यूटी स्पीकर विल डू हिज वर्क, या विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का वह कार्य करेगा। या हम कह सकते हैं कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष एब्सेंट हैं तो उनकी एब्सेंट में जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के उपाध्यक्ष हैं वे उसका कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम अब बात करेंगे वर्क एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। दोस्तों विधानसभा के पास यह अधिकार है कि वह राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, या हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसी के साथ फ्रेंड्स विधान परिषद विधानसभा के किसी भी बिल पर अगर 3 महीने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देती तो वह बिल वापसी से विधानसभा में चला जाता है और विधानसभा में जाने के बाद दोस्तों एक बार उसे फिर से पास किया जाता है और दोबारा से विधान परिषद में भेजा जाता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों दोबारा आने के बाद 1 महीने तक उस पर अगर स्वीकृति नहीं दी जाती तो उसे अपने आप में स्वीकृत मानकर या पास मानकर राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है सिग्नेचर करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों विधानसभा अगर किसी बिल विधेयक को राज्यपाल के पास भेजें तो राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो चाहे तो उस पर साइन कर सकते हैं या साइन करने के लिए मना कर सकते हैं, और मना करने के बाद दोस्तों वह बिल दोबारा से विचार करने के लिए विधानसभा में जाता है और विधानसभा में जाने के बाद दोस्तों अगर वह दोबारा से पास हो जाए और राज्यपाल के पास चला जाए तो यह दोस्तों राज्यपाल के लिए उस पर हस्ताक्षर करने या उसे पास करना आवश्यक हो जाता है या अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट हैज़ द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्य की विधानसभा के पास उस राज्य पर वित्तीय नियंत्रण भी होता है जिसे हम फाइनेंशियल कंट्रोल भी कह सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ यह जो हमारा फाइनेंशियल बजट होता है स्टेट का वह भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जाता है। दोस्तों जो राज्य का वित्तीय विवरण होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या हम उसको धन विधेयक भी कह सकते हैं, तो वह सबसे पहले दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लाया जाता है। वहाँ से पास होने के बाद दोस्तों वह भेजा जाता है विधान परिषद के पास, और अगर किसी तरह से वह 14 दिन तक वहाँ रह जाता है, उसे मंजूरी नहीं मिलती तो दोस्तों 14 दिन के बाद उसे पास मान लिया जाता है या 14 दिन के अंदर उसे को पास माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 189 जिसमें बताया गया है कोरम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन या विधानमंडल की गणपूर्ति के बारे में। इसमें बताया जाता है कि दोस्तों कि कोई भी सत्र या सेशन तब ही होगा जब सदन में 10% सदस्य होंगे या 1/10 सदस्य होंगे, नहीं तो उस सेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा या सत्र को स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 200 या आर्टिकल 200 जिसमें बताया गया है कि गवर्नर हैज़ द राइट टू सबमिट एनी बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास जमा करा सकता है। और दोस्तों राष्ट्रपति उससे राज्यसभा में भेजते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह कानून तो राज्य सूची का है लेकिन इसे बनाता है पार्लियामेंट। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 202 या अनुच्छेद 202 जिसमें बताया गया है राज्य के वार्षिक बजट के बारे में। इसी के साथ दोस्तों आता है आर्टिकल 203 या दोस्तों हम कह सकते हैं अनुच्छेद 203 जिसमें बताया गया है दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में।
दोस्तों इनका अध्यादेश जो प्रभावी रहता है वह 70 न बुलाने तक ही प्रभावी रहता है, या 70 बुलाने के बाद दोस्तों इनका अध्यादेश अगले 7 हफ्ते तक भी प्रभावी रह सकता है, लेकिन 7 हफ्ते के बाद दोस्तों वह अपने आप रद्द हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी आगे की पॉलिटी के बारे में। अगर दोस्तों आपको हमारी पढ़ाई हुई किसी भी इन्फॉर्मेशन पर डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।